हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। ऑलराइट, इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम इंटरैक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, सबसे पहले है इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन में भी सारे इंडिविजुअल सेम होते हैं। 1 सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पे सेम स्पीशीज ना लिख के नेक्स्ट पॉपुलेशन पे लिखते हैं। पॉपुलेशन पे सेम स्पीशीज होते हैं, इंडिविजुअल्स की सेम स्पीशीज। अभी बहुत सारे पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीशीज के पॉपुलेशंस बनाते हैं कम्युनिटी। बहुत सारे कम्युनिटीज मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम, एंड बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलके बनाते हैं बायोम। ऑलराइट ऑलराइट, अभी इकोलॉजी में कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। ऑलराइट, तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स, और आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स, राइट। एनी ऑर्गेनिज्म विथ क्लोरोफिल, वो अपना खाना जो है वो खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स के हेल्प से एनर्जी मिलती है, ठीक है। कंज्यूम करते हैं वो लोग, कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स में भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर्स, ठीक है। अभी कंज्यूमर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हार्बीवोर्स, जो कि प्लांट्स खाते हैं, हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स, जो कि फ्लैश ईटिंग है। फिर ओमनिवोर्स, जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों का खाते हैं। फिर डेट्रिटिवोर्स, डेट्रिटिवोर्स जैसे कि एग्जाम्पल्स अर्थवर्म, वुडलाइस, जो कि ऑलमोस्ट डिकम्पोज जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। सपोज कि कोई डेड बॉडी है, उसको पहले डिग्रेड करता है डेट्रिटिवोर्स, जिसके ऊपर जो फंगस वगैरह है, बैक्टीरिया है, वो उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डेट्रिटिवोर्स के बाद क्या आता है? फैगोट्रॉफ, जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं, डेट्रिटिवोर्स नॉर्मली डिग्रेडेशन का काम करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता हो, उनको बोला जाता है डेट्रिटिवोर्स। फैगोट्रॉफ क्या है? जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको कंज्यूम करे, ठीक है।
उनको बोला जाता है फैगोट्रॉफ। 1 सेकेंड। ऑल राइट, कोई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बाय जो इंजेस्ट करता हो टोटल ऑर्गेनिज्म को या फिर ऑर्गेनिक पार्टिकल को, उनको बोला जाता है फैगोट्रॉफ। ठीक है, और उनका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? वेट अ सेकेंड। ओके, तो फैगोट्रॉफ क्या है? हमें पता है कि फैगोट्रॉफी क्या होती है, राइट? जो कि लार्ज फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करता हो, ठीक है, वो होता है फैगोट्रॉफ। एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरेला करके एक ऑर्गेनिज्म है, एक यूकैरियोट है, ऐसे फिर ऑक्रोमोनस, ये सब होते हैं इसके एग्जाम्पल। ओके, और अभी ऑस्मोट्रॉफ। नेक्स्ट आता है ऑस्मोट्रॉप्स, जो कि ऐसे पार्टिकल्स जो सोल्यूशन में है, डिजॉल्व्ड है, उनको इंजेस्ट करते हैं ऑस्मोट्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल फंगी वगैरह, ये सब होते हैं ऑस्मोट्रॉप्स। ओके, और क्या होते हैं? पैरासाइट। लास्टली पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे हेटेरोट्रॉप्स है या फिर ऐसे कंज्यूमर्स है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। ऑलराइट, ये था कंज्यूमर्स। सेकेंड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोजर्स को सैप्रोफाइट्स भी बोला जाता है, जो कि डिकम्पोज करवाते हैं। मतलब कोई डेड ऑर्गेनिज्म है जिन पर डेट्रिटिवोरस ने जिनको एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, अभी ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो उन पे काम करके उनको डिकम्पोज कर देंगे इनटू इवन मोर माइन्यूट पार्टिकल्स। जैसे कि एग्जांपल्स क्या क्या है? फंगी, बैक्टीरिया, ये सब। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम आते हैं चेंजेस इन एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स जो है उनको उस एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट या फिर एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। ठीक है, चेंजेस जैसे ही आती है ऑर्गेनिजम्स ईदर एडेप्ट करते हैं या फिर एक्लिमेटाइज करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एडेप्टेशन जो है वो एक इवोल्यूशनरी फेनोमेनन है। ठीक है, एडेप्टेशन में जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये ओवर टाइम होता है और ये परमानेंट होता है। मतलब सपोज कोई एक एनवायरनमेंट में एक टाइप का फीचर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए इवोल्यूशनरी टाइम स्केल पे उसको चेंज करा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब प्लांट्स वगैरह आए थे सबसे पहले, जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू करा था, तो वो सब लोग C3 साइकिल ही फॉलो करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कई फ्लक्चुएशंस होने लगे तो देखा गया कि ये जो C3 साइकिल है वो उसमें C2 साइकिल भी होता है, जिसके वजह से जितना CO2 बन रहा है उससे वो लॉस्ट भी हो रहा है, राइट? जो कार्बन हम प्लांट्स स्टोर कर रहे हैं उसमें से कुछ लॉस भी हो रहा है।
तो इसीलिए वो प्लांट्स, उन प्लांट्स ने क्या करा, अडेप्ट कर लिया टू C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। तो वो है एडेप्टेशन, वो कभी रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है, वो परमानेंट होते हैं। ऑलराइट, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होते हैं, नॉट परमानेंट, कैन रिवर्ट बैक। ऑलराइट, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जब हम लोग बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं तब हमारे जो क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं सेल्स, सेल वॉल्स, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। और जब हम हॉट कंडीशंस में जाते हैं वो फ्लूइड कंडीशन में, फ्लूइड कंडीशन को मेंटेन करता है, राइट, दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इस वे में दे डोंट लेट आवर सेल रप्चर और गेट फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन को एकदम जिस वे में उसको रहना चाहिए उस वे में उसको बचा के रखता है। हमारा जो क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है, इट बहुत कोल्ड टेम्परेचर में इट डजेंट लेट द सेल गेट फ्रोजन, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लिक्विड मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूर रह के फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। एंड जब बहुत हॉट कंडीशंस हो तब वो उसको पिघलने नहीं देता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर नहीं होने देता। ठीक है, तो दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। ऑलराइट, ओके, अभी हम आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे। एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल, एटमॉस्फेयर, लाइट एंड टेम्परेचर। एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड होके बायोटिक फैक्टर्स इवॉल्व्ड होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले सॉइल का हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉइल जो होता है, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। सॉइल का जो वाटर है, सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल का जो वाटर है वो वाटर के हेल्प से प्लांट्स सरवाइव करते हैं, राइट। अभी सॉइल वाटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, अगर ये मेरा सॉइल का पार्टिकल है तो वाटर जो है इसके साथ बहुत टाइटली अटैच्ड है। ये वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, ये बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं सॉइल पार्टिकल के साथ। नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल। ये सॉइल पार्टिकल्स है। ग्रेविटेशनल वाटर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इसका ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसीलिए वो नीचे चले जाते हैं। ये भी नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, क्योंकि सारे वाटर तो नीचे चले जाते हैं, एकदम बॉटम लेयर पे चला जाता है जहाँ पर प्लांट्स के रूट नहीं पहुँचते। थर्ड टाइप का जो वाटर है वो है कैपिलरी वाटर। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल टू प्लांट्स। ये कैसे होता है, सपोज ये सॉइल पार्टिकल है, ये कैपिलरी हाइग्रोस्कोपिक वाटर के जैसा टाइटली बाउंड नहीं रहता है, ये उसके बाहर एक कोट बना के रखता है सॉइल पार्टिकल्स के बाहर। ठीक है, ये
हाइग्रोस्कोपिक वाटर के जैसा टाइटली बाउंड भी नहीं है और ग्रेविटेशनल वाटर के जैसा लूजली बाउंड भी नहीं है। तो ये जो वाटर होता है ये होता है अवेलेबल टू प्लांट्स। ओके, लाइट का तो हम सबको पता है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट हो तो फिर प्लांट्स को फोटोसिंथेसाइज करने में हेल्प मिलती है, कम लाइट हो तो फिर फोटोसिंथेसाइज नहीं होती है। अभी हमें टेम्परेचर के बारे में देखना है। एयर को भी पता, एयर का भी हमें पता है, गैसियस कॉम्पोजिशन जो है उस पर भी डिपेंड करता है हमारी लाइफ। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो है टेम्परेचर एडेप्टेशंस। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करके सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर्स पे रहते हैं। एक होता है मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, एंड फोर्थ टाइप इज हेक्सियोथर्म्स। ओके, तो अभी मेगाथर्म क्या होते हैं? मेगाथर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में सरवाइव करे। प्लांट्स दैट survive in high temperature. Example, mosses, ferns, cactus, orchids। ठीक है, मेसोथर्म्स क्या होते हैं? प्लांट्स जो कि हाई टेम्परेचर ऑफ समर में भी सर्वाइव करे और लो टेम्परेचर ऑफ विंटर में भी सर्वाइव करे साइमल्टेनियसली। एक्चुअली साइमल्टेनियसली नहीं बोलते हैं, यहाँ पे दो टाइप के टेम्परेचर ही होते हैं, हाई टेम्परेचर ऑफ समर एंड लो टेम्परेचर ऑफ विंटर। एग्जाम्पल्स, ओक, पाम ट्री, ठीक है, बैम्बू, एटसेट्रा। अभी हम आते हैं माइक्रोथर्म्स पे। ये लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। लो टेम्परेचर पे जो प्लांट सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोथर्म्स। एग्जाम्पल, कॉनिफर्स। ठीक है, कॉनिफर्स जितने भी टाइप के कॉनिफर्स होते हैं सब। एंड अभी हेस्कियोथर्म्स। हेस्कियोथर्म्स वेरी लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। वेरी लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल, एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम आते हैं, प्लांट्स देख लिया, अभी हम एनिमल्स देखते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करके दो टाइप के एक्चुअली एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड, वन सेकेंड, जिसका एक और नाम होता है होमियोथर्मिक। ठीक है, इसको हम एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है
कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मिक या फिर एक्टोथर्मिक। ओके, तो अभी इसका तो फिर इनका मतलब क्या होता है? जो जो ऑर्गेनिजम्स वार्म ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर लो होता है। कभी आप लोग अगर स्नेक्स या फिर कोई रेप्टाइल्स को अगर आप लोग टच करोगे ना, तो फिर आप लोग देखोगे कि वो बहुत ठंडा है, इट्स कोल्ड, इसलिए बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। ऑलराइट, ऑलराइट। एंडोथर्मिक मतलब जो जो ऑर्गेनिज्म अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करे, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक। ठीक है। और ये जो एक्टोथर्मिक है, ये क्या होता है? बाहर के टेम्परेचर के हेल्प, मतलब बाहर का टेम्परेचर कैसा है उस हिसाब से ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसको बोला जाता है एक्टोथर्मिक। ठीक है, ऑलराइट। अभी पोइकिलोथर्मिक क्या होता है? पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते या फिर मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं? हम इनको अक्सर देख सकते हैं कि ये दे बास्क इन अंडर द सन, राइट, ताकि वो गर्म रह सके। अगर बहुत ठंड हो तो फिर वो अपने वो हाइबरनेशन वगैरह पे चले जाते हैं। ठीक है, ताकि वो लोग कोल्ड टेम्परेचर से अफेक्टेड ना हो। और होम्योथर्म क्या है? ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। दे डोंट अलाउ इट्स बॉडी टेम्परेचर टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आउटसाइड। ठीक है, तो ये थे उनके डेफिनेशंस। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स तो हम सबको पता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि स्नेक्स वगैरह, ये सब कोल्ड ब्लडेड है। और वार्म ब्लडेड मैमल्स, फिर मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड, रेप्टाइल्स फिशेस, मैमल्स जो होते हैं बर्ड्स, ये सारे जो है ये है वार्म ब्लडेड। ठीक है, ऑलराइट। एक और चीज़ हमें देखना है, कुछ रूल्स दिए गए थे, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए थे, लेकिन वो रूल्स पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, साइज एंड शेप। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो हाई होता है, लेकिन बॉडी वॉल्यूम जो है वो लो होता है। और लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया लो होता है कंपेयर टू बॉडी वॉल्यूम जो कि हाई होता है। ठीक है, सरफेस एरिया लो है कंपेयर टू बॉडी वॉल्यूम, और इसका सरफेस एरिया हाई है कंपेयर टू बॉडी वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ रूल्स मिलते हैं। एक है बर्जमैन्स रूल। ये क्या बोलता है? जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर्स हैं वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे हमें, उनका बॉडी साइज लार्ज होगा। और वार्म टेम्परेचर में हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उनका जो बॉडी साइज है वो स्मॉल होगा। एग्जाम्पल, आप अगर नॉर्मल स्लॉथ बेयर वगैरह आप ये देखोगे तो उनका जो बॉडी साइज है इट इज़ मच, दे आर मच स्मॉलर देन पोलर बेयर्स जो कि कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं। ठीक है, फिर फॉक्सेस, जो फॉक्सेस यहाँ पे हमारे मतलब वार्म टेम्परेचर में मिलते हैं, वो वाले फॉक्सेस छोटे होते हैं साइज में देन द आर्कटिक फॉक्सेस। ठीक है, तो यह बर्जमैन्स रूल। नेक्स्ट आता है एलन्स रूल।
ये क्या बोलता है, जो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड टेम्परेचर में मिलते हैं उनके एक्सट्रीमिटीज स्मॉल होते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स वार्म टेम्परेचर में मिलते हैं उनके एक्सट्रीमिटीज लार्ज होते हैं। एक्सट्रीमिटीज मतलब ईयर, फिंगर्स, टोज, ये सब एक्सट्रीमिटीज होते हैं। आप अगर कभी नोटिस करोगे तो पोलर बेयर के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आर्कटिक फॉक्स के ईयर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यहाँ पे जो बियर मतलब वार्म टेम्परेचर में जो बेयर्स मिलते हैं जैसे कि स्लॉथ बेयर वगैरह, उनके जो ईयर्स होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं। यहाँ के फॉक्सेस, डॉग्स जो होते हैं उनके भी ईयर्स लार्ज होते हैं, ठीक है। वो एलेन्स रूल, ये एलेन्स रूल यही सब स्टेट करता है। लास्ट जो रूल्स है वो है ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल क्या बोलता है, कोल्ड कंडीशन में लाइटर बॉडी कलर होता है, और वार्म कंडीशंस में डार्कर बॉडी पिगमेंट होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आते हैं शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। किससे टॉलरेंस, किसी चीज़ से भी हो सकता है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, हाई CO2 कंसेंट्रेशन, हाई O2 कंसेंट्रेशन, या फिर लो CO2 कंसेंट्रेशन, लो O2 कंसेंट्रेशन, लो टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई एक्सट्रीम कंडीशन, तो उसी को बोलते हैं शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, कैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रीजन्स प्रेजेंट है, एक है ये वाला रीजन, ये वाले रीजन, और ये वाले रीजन। तो यहाँ पे ये है एनवायरनमेंट ग्रेडियंट, एनवायरमेंटल कंडीशन का ग्रेडियंट, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई, सपोज हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, और इस एक्सिस पे है ऑर्गेनिज्म का परफॉर्मेंस, सर्वाइवल आप बोल सकते हो, या फिर कितना काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये आता है ऑप्टिमल रेंज में। अगर ऑप्टिमल रेंज में आता है तो फिर यहाँ पे फिटनेस एंड ग्रोथ हाईएस्ट होगा। ये जो बी पोर्शंस है ये जोन ऑफ टॉलरेंस है, मतलब ये ए पोर्शन में जब तक ऑर्गेनिज्म रहेगा, कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा, ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए वैरी कर सकता है, ठीक है। ए पोर्शन में जब तक कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा तब तक वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ और फिटनेस शो करेगा, लेकिन बी पोजीशन में भी आया
तो भी वो फिटनेस ग्रोथ शो करेगा, लेकिन कम, उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना कि वो ए में कर रहा था, क्योंकि ए जो था वो ऑप्टिमल रेंज फॉर सर्वाइवल था। बी जो है वहाँ पे उसको टॉलरेट करके सर्वाइव करना पड़ रहा है, स्ट्रेस कंडीशन है बी में, जो है वो स्ट्रेस कंडीशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सी एरिया जो है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है, देखिए सी एरिया में टॉलरेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो रीजन ए है उसको बोला जाता है ऑप्टिमल जोन फॉर सर्वाइवल। रीजन बी जो है उसको बोला जाता है जोन ऑफ स्ट्रेस या फिर जोन ऑफ टॉलरेंस। एंड एरिया सी जो है वो है जोन ऑफ इनटॉलरेंस, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन, कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पर जो कंट्रोल है वो फूड चेन और फूड वेब करता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ने या फिर घटने नहीं देता, मेंटेन करता है। फूड चेन जैसे कि हम सबको पता है एक ऑर्गेनिज्म ए है जो जिस पर फीड करता है ऑर्गेनिज्म बी, बी पर फीड करता है ऑर्गेनिज्म सी, सी पर फीड करता है ऑर्गेनिज्म डी, ठीक है। और फूड वेब में क्या है, ए पे फीड करता है बी, बी पे सी, सी पे डी, सी को ई भी खाता है, ए को एफ भी खा रहा है, एफ को बी भी खा रहा है, एफ को जी खा रहा है, ए को भी जी खा रहा है, ठीक है। ये जो एक वेब फॉर्म में हो रहा है इसको बोला जाता है फूड वेब, ठीक है। मतलब फूड वेब में इट्स अ मिक्सचर ऑफ फूड चेन्स। फूड चेन में एक और चीज आप लोगों को जानना जरूरी है, 10% लॉ, ठीक है। जितना ए है प्रोड्यूसर, हम सबको पता है, अगर ए को बी खा रहा है तो ए है प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। इससे ऊपर और नहीं जाता है नॉर्मली बिकॉज ऑफ दिस 10% लॉ, क्योंकि ए के पास, ए प्रोड्यूसर है तो ए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ए के पास जितना एनर्जी है उसका सिर्फ 10% जाता है बी के पास। बी के पास अभी ये जो 10% मतलब जितना एनर्जी आएगा उसका भी 10% जाएगा सी के पास। अभी सी के पास जितना एनर्जी हो रहा है उसका 10% आएगा डी के पास। तो फिर अब समझ रहे हो कि क्यों ई तक नहीं जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि यही तक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, सिर्फ 10% करके मूव कर रहा है। सपोज इसके पास 1000 था, ठीक है, तो बी के पास आया 100, वन सेकेंड, एक चीज मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो इसके पास आएगा 10 सी के पास, ठीक ही था, और डी के पास आएगा 1। तो अब समझ रहे हो कितना कम हो रहा है। तो अभी डी, अगर ई डी को खाएगा तो फिर कितना ही एनर्जी उसको मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो फूड चेन, फूड वेब। अभी फूड चेन को हम कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं,
यह है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो कंट्रोल होता है ना, हम कंट्रोल पढ़ रहे थे, एक होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप। ये दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। टॉप डाउन कंट्रोल क्या है, टॉप प्रीडेटर जो होगा वो कंट्रोल करेगा एंटायर फूड चेन को या फिर इकोसिस्टम को। टॉप प्रीडेटर मतलब कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जो है, कंट्रोल्स द एंटायर फूड चेन और या फिर इकोसिस्टम। फूड चेन को कंट्रोल कर रहा है मतलब फूड वेब को कंट्रोल कर रहा है, मतलब इकोसिस्टम को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो कैसे होता है, एग्जाम्पल, सपोज कि लार्ज फिश खा रहा है, फीड्स ऑन स्मॉल फिश। स्मॉल फिश खा रहा है क्या, जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन्स क्या खा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, सपोज लार्ज फिश को हम घटा रहे हैं, लार्ज फिश कम हो गया, यहाँ पे है बायोमास और यहाँ पे टाइम, मैं हर बार नहीं लिखूंगी इसलिए देख लीजिएगा। तो लार्ज फिश को कम कर रहा है मतलब ऐसा हो रहा है ग्राफ। अगर लार्ज फिश कम हो गया तो क्या होगा, स्मॉल फिश का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि स्मॉल फिश पर फीड करने वाला कोई नहीं है, तो स्मॉल फिश बढ़ गया। यहाँ पे भी बायोमास और टाइम ही है एक्सिस में। अगर स्मॉल फिश बहुत बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जूप्लैंक्टन कम हो जाएगा क्योंकि वो लोग तो बहुत ज़्यादा फीड करेंगे, तो जूप्लैंक्टन का नंबर कम हो जाएगा। और जूप्लैंक्टन कम हो गया तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन पर फीड करने वाला कोई नहीं है। और अगर उल्टा हुआ तो लार्ज फिश बहुत बढ़ गए, ठीक है, लार्ज फिश बहुत बढ़ गए तो क्या होगा, ये घट जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल फिश पे वो फीड करेगा। अगर स्मॉल फिश घट गया तो फिर जूप्लैंक्टन बढ़ जाएंगे, और अगर जूप्लैंक्टन बढ़ गए तो फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो जाएंगे। समझ आ रहा है कैसे टॉप जो प्रीडेटर है वो कंट्रोल कर रहा है इकोसिस्टम को, इसको बोलते हैं टॉप डाउन कंट्रोल। अभी आते हैं बॉटम अप कंट्रोल पे। यहाँ पे सेम चीज लेंगे लेकिन उल्टा। फाइटोप्लैंक्टन पर फीड करता है कौन, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन पर फीड करता है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश पर फीड करता है लार्ज फिश। अभी सपोज फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बढ़ गया, अगर फाइटोप्लैंक्टन बढ़ गया तो क्या होगा, जूप्लैंक्टन जो है वो भी बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना मिलेगा तो बहुत ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस करेंगे। अभी जूप्लैंक्टन बढ़ गए, सिमिलरली स्मॉल फिशेस भी बढ़ जाएंगे, स्मॉल फिशेस बढ़े तो लार्ज फिशेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर उल्टा हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो गए, ये सब बायोमास और टाइम है, ठीक है। अगर फाइटोप्लैंक्टन बढ़ गए, ये कम हो गए, तो फिर जूप्लैंक्टन भी कम हो जाएंगे क्योंकि उस पर फीड करने मतलब जूप्लैंक्टन्स का फूड कम हो गया तो वो कम हो जाएंगे। स्मॉल फिश भी कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली लार्ज फिश भी कम हो जाएंगे। तो ये होता है इकोसिस्टम पर कंट्रोल। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका, नहीं। क्यों, क्योंकि लार्ज फिश जो होगा वो सिर्फ स्मॉल फिश पर ही फीड नहीं करेगा, उसके पास और भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे, सबके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन
ये कुछ हद तक इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। अभी हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड टॉपिक्स इन इकोलॉजी, जो कि है हैबिटेट एंड निश। हैबिटेट एंड निश सबसे फियर्ड टॉपिक है, लेकिन समझना उतना ही आसान है। कैसे समझ लेंगे? सपोज कि ये आपका घर है, ठीक है, हाउस। इस पे यहाँ पे आपके पेरेंट्स के रूम है, यहाँ पे आपका सिस्टर का या फिर ब्रदर का सिबलिंग का रूम है, यहाँ पे आपका रूम है, योर रूम, ठीक है। यहाँ पे है वॉशरूम, यहाँ पे है किचन, यहाँ पे है लाउंज रूम, राइट। और ये है आपका रूम। याद रखना, आपका सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, आप सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे होते हो? अपने रूम पे। अपने रूम पे अपना टीवी देखोगे, अपने रूम पे अपने क्लोथ्स रखेंगे, तो फिर कोई उसको मेस नहीं बना सकता। जो भी है वो आपका रूम है, आपका आपका अपना प्लेस है, राइट। लेकिन आप रहते कहाँ पे हो? आप रहते तो आप इस हाउस में हो, राइट। और इस हाउस में सिर्फ आप अकेले नहीं रहते हो, आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स भी रहते हैं। तो लेकिन आपका अगर एड्रेस पूछा जाए तो आप अपने घर का एड्रेस बोलोगे, राइट। तो हाउस हो गया आपका हैबिटेट। और आपका रूम, जो कि आपके हाउस का एक पार्ट है, वो है आपका निश। मतलब हैबिटेट एड्रेस होता है और निश क्या होता है? वो एरिया ऑफ द हैबिटेट जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो। इसलिए बोलते हैं कि योर एड्रेस इज योर हैबिटेट एंड योर जॉब इज योर निश। वेर यू डू योर जॉब, राइट, दैट प्लेस इज योर निश। समझ आ गया? तो हैबिटेट क्या है और निश क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सपोज कि एक ट्री है, प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग। सपोज कि एक ट्री है, ट्री में लीव्स है, राइट। तो एक वर्म है सपोज, जो कि लीव्स पर फीड करता है, लेकिन वो रहता तो ट्री में है, तो उसका हैबिटेट है ट्री, लेकिन निश है लीव्स, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम जरा निश पे आते हैं। निश को थोड़ा और देखते हैं। निश दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल निश, दूसरा होता है रियलाइज्ड निश। मैं पहले जनरली समझाऊंगी, उसके बाद एग्जांपल्स देके समझाऊंगी। सपोज कि ये है एक लीफ, ठीक है। इसके ऊपर एक साइड है और अंडर एक साइड है लीफ का, अपर साइड और लोअर साइड है, राइट। तो सपोज एक इंसेक्ट है जो कि इस लीफ पर फीड करता है, बोथ ऑन अपर एंड लोअर साइड, ठीक है। तो ये पूरा लीफ हो गया इस इंसेक्ट का, इंसेक्ट ए सपोज, इसका फंडामेंटल निश। कोई एक इंसेक्ट है जो कि इस लीफ का बोथ अपर साइड एंड लोअर साइड पर फीड करता है। तो ये जो पूरा लीफ है, मतलब पूरे लीफ का अपर साइड लोअर साइड दोनों पार्ट इंसेक्ट का हो गया फंडामेंटल निश। अभी एक दूसरा इंसेक्ट आया इस लीफ पर। अभी तक सिर्फ इंसेक्ट ए था, अभी एक इंसेक्ट बी आया, जो कि ये जो इंसेक्ट बी है वो सिर्फ और सिर्फ फीड ऑन अपर साइड ऑफ द लीफ, ठीक है। तो क्या होगा? इधर सबसे पहले तो इंसेक्ट ए और इंसेक्ट बी में कंपटीशन होगा।
अभी जो वीक कॉम्पिटिटर है वो हार जाएगा। सपोज कि इंसेक्ट बी वीक कॉम्पिटिटर है, तो इंसेक्ट बी यहाँ पे रह ही नहीं पाएगा, इंसेक्ट बी यहाँ पे आएगा ही नहीं, मर जाएगा। जो भी आएंगे वो मर जाएंगे, इसलिए इंसेक्ट बी ये लीफ छोड़ के दूसरे कहीं पे चले जाएंगे। लेकिन सपोज इंसेक्ट ए जो है वो है वीक कॉम्पिटिटर, तो क्या होगा? तो इंसेक्ट ए के पास दूसरा ऑप्शन भी है। इंसेक्ट ए अपर एंड लोअर दोनों पर फीड करता है, लेकिन इंसेक्ट बी जो है वो सिर्फ अपर पर फीड करता है। तो इंसेक्ट ए जो है वो लोअर निश पे आ जाएंगे, ये जो लोअर लीफ पार्ट है वहां पे आ जाएंगे, और अपर पे होगा सिर्फ इंसेक्ट बी। तो इससे कंपटीशन भी अवॉइड होगा और दोनों एक साथ सरवाइव भी कर सकते हैं। तो ये जो लोअर लीफ है ये है इंसेक्ट ए का रियलाइज्ड निश। समझ आया? इंसेक्ट ए बोथ अपर एंड लोअर लीफ पे रह सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट बी के रहने से वो कंपटीशन को अवॉइड करेगा, तो वो अपर निश पे नहीं रहेगा, वो सिर्फ लोअर लीफ पे ही रहेगा। तो वो है उसका रियलाइज्ड निश, जहाँ पे रियलाइज्ड निश पे एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट एनी कंपटीशन। ठीक है, विदाउट एनी कंपटीशन, विदाउट एनी नेचुरल क्या बोलते हैं स्ट्रेस, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, वो होता है उसका रियलाइज्ड निश। लेकिन फंडामेंटल निश पे जो कंपटीशन फिर स्ट्रेस ये सब पॉसिबल है, लेकिन रियलाइज्ड निश पे ये नहीं होता है। तो रियलाइज्ड निश इज द रियल निश जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा। हम जो बोलते हैं एक चीज़ कि 1 सेकेंड, हम जो बोलते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स की निश कभी सेम नहीं हो सकती है, वो इसी कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, रियलाइज निश के कॉन्सेप्ट से ही बोलते हैं। तो फंडामेंटल निश जो है उसको थियोरिटिकल निश भी बोला जाता है, और ओके फंडामेंटल निश जो होता है वो ऑब्वियसली लार्ज होगा देन रियलाइज निश। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब फंडामेंटल निश में, एक चीज याद रखना, फंडामेंटल निश में जो कंपटीशन है वो पॉसिबल है। फंडामेंटल निश में कंपटीशन के आने के वजह से रियलाइज निश में वो क्रीचर्स जो है जो वो जाते हैं, और रियलाइज निश में नॉर्मली कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का रियलाइज निश उसी का रियलाइज निश होगा। लेकिन फंडामेंटल निश में जब कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आराम से फंडामेंटल, मतलब मैं अलग से समझाती हूँ। सपोज ये है फंडामेंटल निश, ठीक है, और ये था उसका रियलाइज निश। लेकिन कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पूरे फंडामेंटल निश में वो सर्वाइव कर रहा है, मतलब क्या होगा? वो रियलाइज निश में सर्वाइव नहीं कर रहा है, सिर्फ एरिया में नहीं, पूरे एरिया में सर्वाइव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे अभी तक नो कंपटीशन हैज कम, कोई कंपटीशन आया ही नहीं है, इसीलिए तो वो रियलाइज निश में नहीं रह रहा है। वो पूरे जितना उसको मिल रहा है वो सब कुछ ले रहा है। लेकिन अभी सपोज है तो निश इतना बड़ा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ इतने एरिया में ही वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि वो रियलाइज निश में जी रहा है। उसका मतलब है कि वो इसके बाहर अगर जाएगा तो ही कंपटीशन शुरू होगा। मतलब कि कंपटीशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रियलाइज निश में रह रहा है तो उसका मतलब है कि कंपटीशन इज प्रेजेंट, इसीलिए तो वो रियलाइज निश से बाहर नहीं निकल रहा है। हो गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के वे में देखते हैं। ये है लो टाइड एरिया और ये हाई टाइड एरिया। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका नाम है बार्निकल्स। ये रेड कलर में जो बार्निकल्स हैं इसका नाम है
थैमलस, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये थैमलस है, इसका फंडामेंटल निश है लो एंड हाई टाइड एरियाज, ठीक है। ये एक बार्निकल है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा फंडामेंटल निश को लेके सरवाइव कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे अभी तक कोई कंपटीशन नहीं आया है, कोई इंटरफेरेंस नहीं आया है, ठीक है। और लार्ज एरिया है फंडामेंटल निश, ठीक है। अभी सपोज क्या हुआ, एंट्री हुई ऑफ अनदर टाइप ऑफ बार्निकल जिसका नाम है बैलेनस। और ये जो बैलेनस है ये सिर्फ लो टाइड एरिया में रहता है, ठीक है। ये सिर्फ लो टाइड एरिया में रहता है, मतलब ये जो लो टाइड एरिया है वो उसका रियलाइज निश है, लो टाइड एरिया में रहता है। तो क्या होगा, ये जो बैलेनस है ये अभी यहाँ पे कंसेंट्रेट करेगा, और हमारे जो थैमलस थे वो यहाँ पे कंसेंट्रेट करेगा। कोई भी एक दूसरे के रियलाइज निश को क्रॉस नहीं करेंगे। ये हो गया इसका रियलाइज निश, इसका रियलाइज निश, और ये पार्ट है इसका रियलाइज निश। आप देखिए कोई अपने रियलाइज निश को क्रॉस नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कंपटीशन आ गया है। अगर कोई क्या बोलते हैं थैमलस यहाँ से यहाँ पर आएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हाई है। अगर ये भी यहाँ से यहाँ आया तो भी कंपटीशन हाई है, वो मर जाएगा। तो दोनों ऑर्गेनिजम्स अपने अपने रियलाइज निश पे सरवाइव करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है निश ओवरलैप। एक ऑर्गेनिज्म था जिसका फंडामेंटल निश ऐसा था, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका फंडामेंटल निश ऐसा था। अभी ये लोग अगर अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये लोग एक ही जगह पे आ जाएं तो ये वाला रीजन देखिए ओवरलैपिंग है, इसी को बोलते हैं निश ओवरलैप। अगर ये ओवरलैपिंग प्रेजेंट हुआ तो कंपटीशन हाई होगा, सर्वाइवल लो हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा केस आता है तब एक चीज देखा जाता है जो कि है पार्टीशनिंग। क्या होता है, लास्ट वाले स्लाइड में भी दिखा देती हूँ। क्या करते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि वीक कॉम्पिटिटर है वो अपने एरिया को अलग कर लेगा, ठीक है। ये था वीक कॉम्पिटिटर। वीक कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो तो मर रहा है ना, सबसे ज्यादा मर कौन रहा है, वीक कॉम्पिटिटर मर रहा है, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। यही तो हम लोग देख रहे थे, राइट। जो थैमलस था वो पूरा फंडामेंटल निश में रह रहा था, लेकिन जैसे ही एक बैलेंस आ गया तो वो अपने निश को अलग कर लिया ताकि कंपटीशन कम हो जाए, राइट। क्योंकि वो वीक कॉम्पिटिटर है, उसको पता है कि वो मर जाएगा। तो यही इसी को बोलते हैं, ये क्यों होता है, ओवरलैपिंग की वजह से, ऑलराइट। तो अगर निश ओवरलैप हो तो फिर टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव इन द सेम हैबिटेट एंड सेम निश, ठीक है। इसी वे में स्पीशीज फॉर्मेशन होती है, दिस इज
a way of formation of species. Okay. Next comes competition. एक और चीज, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम, अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम निश में प्रिवेल कर रहे हैं तो दे आर ऑफ सेम, मतलब सेम निश और सेम हैबिटेट में अगर प्रिवेल कर रहे हैं तो फिर दे आर ऑफ सेम स्पीशीज. ठीक है. अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट और सेम निश में मतलब दो अलग अलग स्पीशीज कभी भी सेम हैबिटेट और सेम निश में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कंपटीशन बहुत हाई होगा और एक ऑर्गेनिज्म वहां से एलिमिनेटेड हो जाएगा. ऑलराइट. अभी हम आते हैं कंपटीशन पे. कंपटीशन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है इंटरस्पेसिफिक. इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होता है? बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के बीच में. और इंट्रास्पेसिफिक. इंट्रास्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में. ठीक है. अभी रीजंस क्या क्या होते हैं कंपटीशन के? सेम निश, सेम टेरिटरी, सेम फूड. ऑलराइट. मतलब कि सेम रिसोर्सेस बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स. ये रिजल्ट करते हैं कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज या फिर बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है. तो एक स्पीशीज या फिर एक ऑर्गेनिज्म विन करेगा और दूसरा लूज करेगा, वो होता है आउटकम. ओके. तो इसी से बचने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेज नेचर में इन्वेंटेड हुए हैं. ठीक है. डायनामिक होता है ना नेचर, तो नेचर ही ऐसे कुछ वेज निकाल के दिया है इससे बचने के लिए. सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. इसमें क्या होता है? इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है गॉसेस लॉ. यहां पे देखा गया है कि दो स्पीशीज सेम निश में कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कंप्लीट कंपेटिटर कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. इसके लिए क्या किया गया था? सबसे पहले सेपरेटली दो स्पीशीज को ग्रो करा गया था कल्चर मीडियम में. एक में करा गया था पी कॉर्डेटम. ऑलराइट. ऐसे बड़ा पी कॉर्डेटम. पैरामीशियम कॉर्डेटम. ठीक है. जो कि 50 और 75 के बीच में उसका ग्रोथ था. और दूसरे प्लेट में ग्रो करा गया पैरामीशियम ऑरेलिया, जिसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 75 तक था. पैरामीशियम ऑरेलिया. ठीक है. दोनों के अलग अलग निश थे, मतलब अलग अलग निश थे, मतलब दोनों अलग अलग हैबिटेट में ग्रो करे गए, लेकिन निश इनका सेम है. ठीक है. ये कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के. अभी जैसे इन दोनों को सेम कंडीशन में रखा गया, मैं एक काम करती हूँ, पी कॉर्डेटम जो है वो मैं उसको रेड में दिखा रही, सॉरी पी ऑरेलिया जो है वो मैं रेड में दिखा रही हूँ समझने के लिए. जैसे ही दोनों को सेम एनवायरनमेंट पे रखा गया तब क्या हुआ? तब हमने देखा ये जो पी कॉर्डेटम है वो इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो गया. थोड़ा ही इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हो गया. और पी ऑरेलिया जो है वो थोड़ा धीरे से लेकिन इंक्रीज हुआ.
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट कंपेटिटर हैं, और इसमें से पी कॉडेटम जो है, पी कॉडेटम वीक कॉम्पिटिटर था देन पी ऑरेलिया, तो इसीलिए पी कॉडेटम मर गए और पी ऑरेलिया कॉम्पीट करने के बाद बढ़ गए। ठीक है, उनका पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन पी कॉडेटम जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया फ्रॉम द प्लेट, राइट। तो इसी को बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। कॉम्पीट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को निकाल दिया, उसका एक्सटिंक्शन करवा दिया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म का निश जो था वो सेम था। दूसरी चीज जो होती है, एक होता है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन करके कंपटीशन को रोक दिया गया और अपना निश मेंटेन करा गया। दूसरा चीज होता है, अगर कंपटीशन बहुत हाई हो, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए दूसरा जो मैकेनिज्म अडेप्ट किया गया है वो होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग, यहाँ पे ये रिसोर्स पार्टीशनिंग जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनका मिनिमम कंपटीशन होता है और हाई सर्वाइवल होता है। क्यों? क्योंकि सपोज दो स्पीशीज जो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में निश ओवरलैप नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, वो अपने रिसोर्स को पार्टीशन कर लेते हैं। सपोज कि दो स्पीशीज है और वो क्या होता है, एक और कुछ सीड टाइप पे वो सरवाइव करते हैं। एक है स्मॉल सीड टाइप, एक है मीडियम सीड टाइप और दूसरा है लार्ज सीड टाइप। ठीक है, अभी ये जो स्मॉल सीड टाइप और मीडियम सीड टाइप है, स्पीशीज ए दोनों पे ही फीड करता है, और स्पीशीज बी है जो कि मीडियम सीड टाइप और लार्ज सीड टाइप इन दोनों पे फीड कर रहा है। ठीक है, तो मीडियम जो सीड टाइप है उस पर दोनों ही फीड कर रहे हैं। अभी सपोज बी जो है वो वीक कॉम्पिटिटर है, तो क्या करेगा, क्या होगा? अगर वो लोग सेम निश में हैं, अगर वो सेम निश में हैं तो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए जो ये बी है वो अपने रिसोर्स को पार्टीशन करके सिर्फ लार्ज सीड टाइप पे फीड करेगा ताकि कोई कंपटीशन ना हो। तो क्या हो रहा है, ए को ये मिल रहा है और बी को, ए को मतलब स्पीशीज ए को, ए ये दोनों सीड टाइप पे सरवाइव कर रहे हैं और बी सिर्फ लार्ज सीड टाइप पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। उसके बाद आते हैं टू कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ओके, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो वे ऑफ अवॉइडिंग कंपटीशन होता है वो है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस। गैलापागोस आइलैंड में डार्विन ने जो ऑब्जर्व करा था, हर एक बर्ड का फिंचेस जो है मतलब बीक्स जो है उस वो डिफरेंट टाइप का है। एक होता है सपोज सीड मंचिंग टाइप, एक होता है इंसेक्ट कैचिंग टाइप। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के बीक्स है, लेकिन सबका जो एंसेस्टर है वो सेम बर्ड था, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था कि एक एक करके उन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग करी। रिसोर्स पार्टीशनिंग करने के बाद उनका कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज कि रिसोर्स पार्टीशनिंग करने के बाद जिनको स्मॉल और मीडियम साइज के बीक्स मिले, उनका बीक साइज सपोज इतना था, लेकिन जो अभी लार्ज खा रहे हैं, सिर्फ लार्ज क्या बोलते हैं सीज पर वो जो प्रिवेल कर रहे हैं, उनका बीक साइज और बढ़ जाएगा। वो
इन सीड्स को इस बिग साइज से ले ही नहीं पाएगा, उठा ही नहीं पाएगा। तो एट अ टाइम क्या होगा कि रिसोर्स पार्टीशनिंग होने के वजह से कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज अनदर फैक्टर विच इज सीन टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साथ रहने के वजह से कंपटीशन होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ कैरेक्टर्स डाइवर्ज हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट सर्वाइविंग ऑन डिफरेंट, मतलब उस कैरेक्टर को लेके वो डिफरेंट वे में सर्वाइव करना शुरू करते हैं। इस वजह से निश में ओवरलैप नहीं होती है और कंपटीशन भी मिनिमम हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ओके तो इसके साथ हम इकोलॉजी पार्ट 1 के एंड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन से, हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन, फिर हो सके तो हम कम्युनिटी और कंजर्वेशन में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।